स्वागत है आप सभी का बायो विथ अजय सर। बोर्ड परीक्षा एक नज़र में इस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के हम आ रहे हैं, जिसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। मानव में लिंग निर्धारण, इन मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों में लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है और लिंग निर्धारण क्या होता है, इन सभी के विषय में चर्चा की गई। उसी के कड़ी में आगे का क्वेश्चन हमने लिया, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं हम लोग लिंग निर्धारण क्या होता है। आपको मालूम है कि लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में नर और मादा के निर्धारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिंग निर्धारण कहलाती है। अब मनुष्य में हम लोग देखते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए मानव में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। इसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। यानी इनको प्रदर्शित करते हैं कैसे? 22A के द्वारा। 22A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इनको कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं। वहीं 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, ये नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को मादा में XX के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और नर में इसे X और Y के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यही 23वीं जोड़ी का ही गुणसूत्र ये डिसाइड करेगा कि अगली पीढ़ी में जो संतान होगी वो नर के रूप में होगी या मादा के रूप में। अतः 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं, या इसी को हेट्रोसोम कहते हैं। अब टोटल गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए कि टोटल गुणसूत्रों की संख्या को नर में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको लिखते हैं 22A प्लस X और Y। इस तरीके से नर में प्रदर्शित करते हैं। मादा की बात की जाए तो मादा में इसे प्रदर्शित करते हैं 22A प्लस X और X के द्वारा। इस तरीके से ये प्रदर्शित किया गया किसमें? नर में, और ये मादा में प्रदर्शित किया गया। अब निर्धारण कैसे होता है इसको समझिए। यहाँ पे X और X गुणसूत्र, ये हो गई मादा, और यहाँ पे हो गया X और Y गुणसूत्र, ये हो गए नर। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को लिया गया। यहां से मान लीजिए X क्रोमोसोम और यहां से X क्रोमोसोम, ये दोनों आते हैं, तो संतान के रूप में यहाँ पर जो होगी वो क्या होगी? संतान के रूप में यहाँ पे लड़की होगी। संतान के रूप में क्या होगी? लड़की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर X और X गुणसूत्र होगा। वही मादा से X गुणसूत्र और नर से अगर Y गुणसूत्र आते हैं, तो यहाँ पे जो संतान होगा, संतान के रूप में क्या होगा? लड़का होगा। संतान के रूप में क्या होगा? लड़का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर X और Y गुणसूत्र होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो मादा के पास XX और नर के पास क्या है? X और Y गुणसूत्र हैं। अगर मादा का X गुणसूत्र और नर का X गुणसूत्र मिलता है, तो यहाँ पे जो संतान होगी वो क्या होगी? लड़की होगी, क्योंकि इसके पास में X और X गुणसूत्र। वही मादा का अगर X गुणसूत्र है और नर का Y गुणसूत्र है, तो संतान के रूप में जो होगा वो क्या होगा? लड़का होगा। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे समाज में जब संतान के रूप में लड़की होती है तो इसके लिए दोष स्त्रियों को दिया जाता है, और ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर देखें हम तो विषम युग्मकीय गुणसूत्र नर के पास में है। मादा के पास अर्थात स्त्रियों के पास तो समयुग्मकीय गुणसूत्र होता है, यानी X और X गुणसूत्र होता है।
तो लिंग का निर्धारण मादा नहीं करती है, लिंग का निर्धारण कौन करता है? नर करता है। तो ये हमारे समाज में जो भ्रांति है कि अगर संतान के रूप में लड़की हो गई तो इसके लिए स्त्री जिम्मेवार होती है, ये सरासर गलत है। ये क्षमता किसके अंदर होता है? पुरुष के अंदर होता है, क्योंकि पुरुष यहाँ पर विषम युग्मकीय है और पुरुष ही डिसाइड करेगा कि जो अगली संतान होगी वो नर होगी या मादा होगी। अब इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, उसको भी यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। गुणित और अगुणित गुणसूत्र के द्वारा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो गुणित और अगुणित गुणसूत्र के माध्यम से होता है। आप सभी को मालूम है कि मधुमक्खी में जो नर होता है, नर के पास में गुणसूत्रों की संख्या होती है 16 होती है। वहीं मादा की बात की जाए तो मादा के पास में गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। तो नर अगुणित है और मादा क्या है? यहाँ पर गुणित है। कैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है मधुमक्खी या मधुप में, कभी कभी पूछ लेता है कि मधुप कहाँ से? मधुमक्खी से है। मधुप में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसको देखते हैं हम लोग। मधुप में लिंग का निर्धारण कैसे होगा? यहाँ पे क्या होता है, जो नर होता है, नर के पास में 16 क्रोमोसोम और मादा के पास में क्या होते हैं? 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड होती है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मादा हो गई, मादा के पास में 32 क्रोमोसोम और ये नर हो गया, नर के पास में 16 क्रोमोसोम। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से युग्मक जनन की क्रिया होती है। युग्मक जनन की क्रिया में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। तो अगुणित युग्मक के रूप में यहाँ पे बने, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या हो गई आधी। क्यों? क्योंकि युग्मक जनन की क्रिया जब होती है तो युग्मक जनन की क्रिया में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। तो यहाँ पे युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मक बने। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पे जो युग्मकों का निर्माण हुआ इसमें किस प्रकार की कोशिका विभाजन पाई गई। तो किस प्रकार की कोशिका विभाजन पाई गई इसमें? अर्धसूत्री। वही नर की बात की जाए तो नर के पास में तो 16 पहले से ही अगुणित है। तो यहाँ पे जो कोशिका का विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से क्या होता है? समान गुणसूत्र वाले कोशिका का निर्माण होता है। अब यहाँ से क्या होता है? ये मादा और ये नर। अब यहाँ से एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक, ये दोनों मिले, ये हो गया 32। अब यहाँ पे जो मादा का अंडाणु बचा हुआ है ये बिना निषेचन के ही परिवर्धित हो जाता है। यानी इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है और बिना निषेचन की क्रिया के ही ये परिवर्धित होकर के नर के रूप में, यानी नर मधुमक्खी के रूप में क्या करता है? विकसित हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस में बिना निषेचन के ही क्या होता है? जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया हुई, यानी ये जो यहाँ पे मादा युग्मक था ये बिना निषेचन की क्रिया के ही क्या हो गया? परिवर्धित किया, परिवर्धन हुआ, यानी विकास हुआ इसका, और विकास होकर के ये नर मधुप के रूप में विकसित हो गया। और मादा की बात की जाए जिसकी, तो मादा जो होती है, मादा क्या होता है? यहाँ पे निषेचन की घटना हुई, यानी एक नर युग्मक और मादा युग्मक मिले तो इन युग्मकों के मिलने से क्या होता है?
मादा का निर्माण हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो मधुप यानी मधुमक्खियों में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो किस तरीके से हो रही है, गुणित और अगुणित। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये द्विगुणित अवस्था में गुणसूत्र और ये अगुणित अवस्था में गुणसूत्र है। तो इस तरीके से यहाँ पर मधुमक्खियों में लिंग के निर्धारण की प्रक्रिया होती है। अब इसी में एक चीज और है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार के होते हैं मधुमक्खियां। कौन होता है इसमें, ड्रोन, ड्रोन यानी नर की बात करें। दूसरा होता है रानी, और तीसरे होते हैं श्रमिक होते हैं। ये 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। इसमें से अगर हम नर की बात कर रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो ड्रोन जो होता है ये अगुणित होता है, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। रानी की बात की जाए तो ये क्या होती है, द्विगुणित होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 32। श्रमिक की बात की जाए तो श्रमिक भी द्विगुणित होते हैं, यानी इनमें भी क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 32 ही होती है। अब एक प्रश्न ये कि जब इनमें भी द्विगुणित अवस्था में है तो भाई रानी जो है, रानी ही बच्चे को क्यों जन्म देती है, यानी जनन की क्रिया जो होती है, जनन की क्रिया में रानी मधुमक्खी क्या करती है, पार्टिसिपेट। ये श्रमिक क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे कारण होता है। कारण ये है कि रानी मक्खी का जो विकास होता है, तो विकास के क्रम में क्या होता है, इनमें अंडाशय का विकास हो जाता है। इनमें क्या होता है, अंडाशय का विकास होता है, लेकिन श्रमिकों में क्या होता है, अंडाशय का विकास नहीं होता है। तो इनमें अंडाशय के विकास न होने के कारण ये जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जबकि रानी मक्खी की बात की जाए तो इसमें अंडाशय का विकास होता है, इसलिए ये जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मधुमक्खी में छत्ते में कितने प्रकार के मधुमक्खियां होती हैं, तो ये 3 प्रकार की ड्रोन होता है, नर होता है, रानी होती है और श्रमिक होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित है और प्रबल संभावना इनकी आने की है। तो आप सभी लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर इनसे जुड़ी कोई समस्याएं हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें।